चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, शाम के तकरीबन 8:15 बजे जब मैं महोबा बस डिपो पहुंचा तो पता चला कि बस को आने में अभी वक्त है। लिहाजा मैं वहीं पर पड़ी एक बेंच पर बैठ गया और बस के आने का वेट करने लगा। बस का वेट करते हुए मुझे 8:15 से 9 बज गए, पर बस का अभी तक कोई अता पता नहीं था। इसी बीच मुझे टॉयलेट लग गई तो मैं पास ही में बने एक सुलभ शौचालय में चला गया और जब तक मैं टॉयलेट करके वापस लौटा तो मैंने पाया कि बस अब अपने स्टैंड पर लग गई है। बस को खड़ा देखकर मैं तुरंत ही बस में पहुंचा और एक अच्छी सी खिड़की वाली सीट पर जाकर बैठ गया। सवारियां भी अब धीरे धीरे बस में आने लगी थी और फिर कुछ देर के बाद जब बस पूरी भर गई तो बस ड्राइवर ने गाड़ी को हाँकते हुए कहा, सभी लोग बैठ गए ना? और साथ में एक बात और भी बोली जो कि गौर करने वाली थी। वो ये थी कि अगर बस में कोई भी चाय वाला दिखे तो उसे भूल से भी आवाज मत देना, यानी कि उसे टोकना मत। ये कहते हुए बस ड्राइवर ने बस डिपो से बस निकाल दी। तभी मेरे बगल में बैठा एक आदमी मुझसे बोला, भाई साहब बीड़ी पीते हो क्या? इस पर मैंने मना करते हुए कहा, जी नहीं मैं नहीं पीता। और ये कहते हुए मैं खिड़की की तरफ अपना मुंह किए आराम से बैठ गया। अंधेरा तो हो ही चुका था तो रात में चल रही ठंडी ठंडी हवा बड़ी अच्छी लग रही थी। उस ठंडी हवा में मुझे एक अलग ही सुकून मिल रहा था, जिस वजह से कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। फिर मेरी आंख तब खुली जब एक चाय वाला जोर से चिल्लाते हुए कह रहा था कि चाय ले लो। पहले तो मुझे उस चाय वाले पर बहुत गुस्सा आया क्योंकि मैं एक गहरी नींद में जो था। शायद वो चाय वाला अगर नहीं आता तो मैं अभी चैन से सो ही रहा होता। पर एक बात तो थी कि उस चाय वाले की केतली से चाय की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। मन तो कर रहा था कि अभी एक चाय ले ही लूं। तभी मैंने एक नजर उस चाय वाले पर मारी तो मैंने पाया कि वो चाय वाला अधेर उम्र का है और वो एक मुड़ा सा बांधे हुए है। वो चाय वाला इतनी जोर से आवाज लगा रहा था कि मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ और आखिर में मेरे सब्र का बांध टूटा तो मैंने कह ही दिया, अरे यार चिल्ला क्यों रहे हो, आराम से बोल लो, जिसको चाय पीनी होगी वो खुद ही बोल देगा। मैंने इतना कहा ही था कि तभी मैंने गौर किया कि वो चाय वाला अब आवाज लगाने की बजाय मुझे घूर रहा है। मैंने फिर आवाज देते हुए कहा, क्या हुआ ताऊ, ऐसे क्या देख रहे हो? इसी बीच मेरे दिमाग में एक बात आ गई जिससे मैं हैरान हो गया। दरअसल बस तो अभी भी चली रही थी तो ये चाय वाला ताऊ बस में कहां से आ गया और बस तो बीच में कहीं रुकी भी नहीं थी। अभी मैं ये सब सोच ही रहा था कि तभी बस ने अचानक ही ब्रेक लिया और ड्राइवर ने चिल्लाते हुए कहा, अरे भाई जिसको जो खाना है वो खा पी लो, फिर आगे बस नहीं रुकेगी। यानी कि अब बस एक ढाबे पर रुकी थी जहां पर सभी सवारियों को उतरकर खाना पीना करना था। पर अब वो चाय वाला ताऊ मुझे बस में कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। खैर मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और मैं भी बाकियों की तरह बस से नीचे उतर गया। अभी मैं नीचे उतरकर चहलकदमी ही कर रहा था कि तभी मुझे उसी चाय की खुशबू आई जो मुझे बस में एक चाय वाले ताऊ की केतली से आई थी। खुशबू से मैं समझ गया था कि वो चाय वाला ताऊ जरूर यहीं कहीं आसपास ही है। तो मैं उस चाय की खुशबू की ओर बढ़ा। ढाबे से कुछ दूर चलने के बाद मुझे वहीं पर सामने एक चाय की टपरी दिखी जो एक जर्जर हालत में थी, यानी कि उस टपरी की छत की तिरपाल फटी हुई थी। फिर जब मैं टपरी के भीतर गया तो मैं एकदम से देखकर हैरान हो गया। दरअसल उस टपरी में वही चाय वाला था जो कि कुछ देर पहले मुझे बस में दिखाई दिया था। उस आदमी को देखकर मुझे एक पल को थोड़ा अजीब तो लगा, मगर मैंने ऊपर के मन से एक बार पूछ लिया, अरे ताऊ आप ही हो? ये तो मुझे मालूम ही नहीं था। और ये आपकी दुकान ढाबे से अलग क्यों है और वो भी इतनी जर्जर हालत में? पहले तो वो चाय वाला मुझे देखकर धीरे से मुस्कुराया और फिर बोला, हाँ वो क्या है कि इस जगह पर कोई दुकान का किराया नहीं लगता ना, इसीलिए, और वहाँ ढाबे के पास किराया देना पड़ता। तभी उस दुकान वाले ताऊ ने मुझे एक चाय का कप पकड़ाते हुए कहा, अच्छा ये लो चाय पियो। तभी मैंने चाय की चुस्की ली और कुछ देर के लिए वहीं बैठ गया। उसी बीच उस चाय वाले ताऊ से मेरी काफी बातचीत भी हुई और बातों ही बातों में मुझे अपनी बस का ध्यान आ गया तो मैं ताऊ को राम राम कहकर वहां से चल दिया। पर जब मैं बस के पास पहुंचा तो मेरे दिल में धक से हो गया। दरअसल मेरी बस अब वहां पर नहीं थी जहां पर वो खड़ी थी। पूछताछ से पता चला कि बस को निकले अभी 10 मिनट ही हुए हैं। मैं अपने आप को कोसने लगा कि बस आखिर कैसे निकल गई। फिर तभी मुझे वही चाय वाला ताऊ सामने खड़ा दिखा जिसके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान झलक रही थी। जब मुझे कुछ नहीं सूझा तो मैं उसी चाय वाले ताऊ के पास गया तो उसने बताया कि देखो बेटा, अभी रात में तो तुम्हारे यहाँ को यहाँ से कोई गाड़ी नहीं मिलेगी तो तुम आज रात मेरे यहाँ पर रुक सकते हो, यहीं पास में ही है मेरा घर।
मेरे पास भी कोई दूसरा चारा नहीं था, तो मैंने वो रात उस चाय वाले ताऊ के यहाँ काटनी ही ठीक समझी। लिहाजन में बिना सोचे समझे उस अनजान ताऊ के साथ चल दिया उसके घर की ओर। फिर तकरीबन आधे घंटे बाद जब मैं पैदल पैदल उस ताऊ के साथ उस जगह पर पहुंचा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरा दिल डर से बैठा जा रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि मैं ये किस जगह पर आ गया हूँ। दरअसल जैसे ही हमने गांव के अंदर अपने कदम रखे तो मैंने पाया कि गांव के हर घर के दरवाजे पर एक लाश रखी हुई है, वो भी सफेद कफन में लिपटी हुई। और तो और पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था, मानो यहाँ पर कोई रहता ही ना हो। तभी मैंने लड़खड़ाती जुबान से कहा, ताऊ ये कैसी जगह है, मुझे डर लग रहा है। तभी उस ताऊ ने मेरे कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहा, तुम डरो मत, मैं हूं ना, चुपचाप से मेरे साथ चलो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मेरी हिम्मत तो नहीं हो रही थी और आगे बढ़ने की, पर उस ताऊ ने कहा तो मैं उसके साथ चल दिया। और जब मैं उसके घर पर पहुंचा तो मैंने पाया कि उसके घर में काफी अंधेरा है। फिर जब उस ताऊ ने लालटेन जलाई तो मैंने पाया कि उसके घर की हालत भी काफी जर्जर है, मानो काफी सालों से इस घर में कोई रहता ही ना हो। मैंने एक बार को पूछा भी, ताऊ आपके घर में कोई और नहीं है? तो इस पर उसने जवाब देते हुए कहा, हाँ है तो, मेरा एक बेटा है पर वो बीमार है, बाहर कहीं उसका इलाज चल रहा है। इसी बीच उस ताऊ ने मुझे वहीं एक कमरे में बिस्तरा लगा दिया और आराम करने को कहा। मैं काफी थक गया था तो मैं आराम से आंखें नीचे पड़ गया। मैं आंखें नीचे लेट तो गया था, मगर मुझे वहां पर बहुत ही अजीब लग रहा था, मानो कि मेरे साथ कुछ गलत होने वाला हो। खैर किसी तरह उस वक्त मेरी आंख तो लग गई, पर जब दोबारा मेरी आंख खुली तो मैंने पाया कि मैं किसी कपड़े में बंधा हुआ हूँ और साथ ही मुझे उठाकर कहीं पर लेकर जाया जा रहा है। फिर जब मैंने अपने आप को हिलाना डुलाना शुरू किया तब मुझे नीचे रखा गया और फिर किसी ने मेरे चेहरे से कपड़ा हटा दिया, जहां पर मैंने देखा कि मैं एक कफन के सफेद कपड़े में बंधा हुआ हूँ और साथ ही 4 लोगों के साथ वही चाय वाला ताऊ मौजूद है। ताऊ को देखते ही मैंने तड़कते भड़कते हुए कहा, ये आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं और मुझे बांधा क्यों गया है? मैंने अभी इतना कहा ही था कि तभी उन 4 ने मुझे उठाया और वहीं पर मौजूद खुद ही एक कब्र में डाल दिया। कब्र में डालते उन्होंने मेरे ऊपर मिट्टी भी डालनी शुरू कर दी। इससे पहले वो लोग मुझे जिंदा ही दफन कर देते कि उससे पहले ही मैंने चीखते चिल्लाते हुए कहा, आप मुझे छोड़ दो, जाने दीजिए मुझे। मेरे इतना कहते ही उन लोगों ने मिट्टी डालनी बंद कर दी और उस ताऊ ने मेरे से शर्त रखते हुए कहा, देखो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। अगर तुमने नहीं किया तो तुमने कुछ देर पहले गांव के हर घर के दरवाजे पर जो लाशें देखी थी उनमें से एक तुम्हारी भी होगी। अब उसकी क्या शर्तें थी ये तो मुझे नहीं मालूम, पर मैंने तुरंत उस आदमी की बात मान ली, क्योंकि अगर मैं उसकी बात नहीं मानता तो वो मेरे साथ कुछ भी कर सकता था। पहले तो उस आदमी ने मुझे बाहर निकाला और उसके बाद मुझे वहीं पर बिठा लिया और कहा, देखो तुम्हें जो काम दिया जाएगा वो थोड़ा कठिन तो है, पर याद रहे तुम्हारी जिंदगी से बढ़कर नहीं है। यहाँ से 2 किलोमीटर दूर एक पुराना कब्रिस्तान है, उस कब्रिस्तान की मिट्टी काली है और मेरे बेटे की लाश को उस काली मिट्टी के कब्र में खोदकर 7 दिनों तक गाड़ कर रखना है और साथ ही 7 दिनों तक उस कब्र की मिट्टी के ऊपर वहीं के एक कबीले के 7 छोटे बच्चों के बालों को काटकर ठीक रात के 12:15 बजे चढ़ाना होगा और ठीक 7वें दिन जब तुम्हें कब्र से आवाज सुनाई दे तो तुम उसे बाहर निकाल लेना और फिर उसके बाद तुम यहाँ से जा सकते हो। उस ताऊ की बात सुनने के बाद मैं बहुत ही ज्यादा घबरा गया था, क्योंकि काम बहुत खतरनाक था जिसको कर पाना नामुमकिन था और साथ ही जान पर भी बन सकती थी। खैर मेरी मजबूरी थी तो मैंने अपना मन बना लिया ये काम करने का। अब चाहे जो भी हो। तभी वो ताऊ मुझे वापस से अपने घर ले गया। घर में एक बड़ा सा संदूक था। पहले तो मुझे लगा कि इस संदूक में शायद कब्र खोदने का कोई सामान होगा, पर जब मैंने उस संदूक के अंदर देखा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं घबरा कर एकदम से पीछे गिर पड़ा। उस संदूक में से इतनी गंदी बू आ रही थी कि मेरा वहां पर रुकना बहुत ही मुश्किल हो गया था। दरअसल उस संदूक के अंदर एक लाश थी जो बहुत ही बुरी अवस्था में थी। उस लाश का शरीर पूरी तरह से सिकुड़ गया था। तभी उस ताऊ ने मुझसे कहा, ये मेरी बेटी की लाश है, तुम्हें इसी को लेकर जाना है और जैसा कहा गया है वैसा ही करना है। तभी मैंने अपनी हिम्मत बांधी और किसी तरह अपने कंधे पर उस लाश को डालकर उस पुराने कब्रिस्तान की ओर चल दिया। 2 किलोमीटर का कब्रिस्तान का वो सफर मुझे अकेले ही तय करना था, क्योंकि सफर के दौरान मेरे मन में ख्याल भी आया कि मैं इस लाश को यहीं छोड़कर भाग जाऊं, पर ऐसा मुमकिन नहीं था, क्योंकि जब मैं उस लाश को लेकर घर से निकला था तो पता नहीं किसी की छाया मेरे साथ साथ चल रही थी, जिसका मुझे एक भय बना हुआ था।
अब पता नहीं वो क्या चीज थी, ये तो मुझे नहीं मालूम, पर मैं किसी तरह चुपचाप बस अपने रास्ते चलता रहा। जब मैं उस कब्रिस्तान के दरवाजे पर पहुंचा तो सन्नाटे भरे शाह अंधेरे में मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उस कब्रिस्तान के अंदर जाऊं। ऊपर से मेरे कंधे पर रखी वो लाश मुझे अंदर से और भी ज्यादा भयभीत कर रही थी, पर मैं किसी तरह अपने कंधे पर उस लाश को टांगे कब्रिस्तान में दाखिल हुआ और एक सही सी जगह पर ले जाकर रख दिया। अब बारी थी उस लाश को दफन करने की। मैंने फौरन ही जमीन खोदना चालू कर दिया और तकरीबन 2 से 3 घंटे में मैंने उस लाश को जमीन में दफन कर कुछ पल के लिए आराम करने लगा। क्योंकि जमीन खोदते खोदते मैं काफी थक चुका था, पर मैं ज्यादा देर तक आराम नहीं कर सकता था। अभी तो सबसे मुश्किल काम करना बाकी ही था। कुछ देर सुस्ताने के बाद मैं बढ़ा उस कबीले के ओर जो उस कब्रिस्तान से ठीक पीछे ही बसा हुआ था, और जब मैं उस रात के साए में उस कबीले के पास पहुंचा तो मैं ये देखकर चौंक गया कि उस कबीले के लोगों की कद काठी हम आम इंसानों से कहीं ज्यादा ही अलग है। वो इंसान कम, दानव ज्यादा प्रतीत हो रहे थे, जिसका साफ साफ मतलब था कि अगर मैं गलती से भी इनके हत्थे चढ़ गया तो मेरा क्रियाक्रम उसी वक्त तय था। पर मुझे तो किसी तरह इस काम को अंजाम देना ही था। लिहाजा मैं दबे पांव दाखिल हुआ उन हैवानों के कबीले में और तलाशने लगा एक बच्चा जिसके बाल काट कर लेकर जाना था। मैं अपनी सांसें रोके सही मौके का इंतजार करता रहा, और जब मेरी नजर एक बच्चे पर पड़ी जो कि गहरी नींद में सो रहा था तो मैंने बड़ी ही सावधानी से उस बच्चे के बाल काटकर वहां से सरपट भागा और फिर वापस से आने के बाद उन बालों को उस लाश की मिट्टी के ऊपर डाल दिया। जैसे मैंने उन बालों को मिट्टी में डाला वैसे मुझे एक जोरदार की चीख सुनाई दी जो उसी कबीले की तरफ से आई थी। उस वक्त मैंने उस चीख पर ध्यान ही नहीं दिया और चुपचाप वहां से निकलकर दूर हाईवे के किनारे आकर बैठ गया। 7 दिनों में से एक दिन का काम अब पूरा हो चुका था और अब बस अगले 6 दिनों की बात थी। वैसे मुझे लगा नहीं था कि मैं इस काम को अंजाम दे पाऊंगा, पर जिस तरह से पहला दिन का काम पूरा हुआ उसे देखते हुए लगता है कि अगले 6 दिन का काम भी ऐसे बिना किसी परेशानी के पूरे हो जाएंगे। यही सब सोच विचार करते हुए रात भी ढल गई और सवेरा हो गया, पर मेरी आंख अभी ही लगी हुई थी, जिस वजह से मैं सोता ही रह गया। नींद इतनी गहरी और लंबी थी कि कब दिन का उजाला रात के अंधेरे में तब्दील हो गया ये पता ही नहीं चला। आंख के खुलते मैं सर पर दौड़ा उस कबीले की तरफ, फिर से किसी बच्चे के बाल काटने। आज भी थोड़ा डर तो लग रहा था, पर मैं फिर से एक बच्चे के बाल काटने में कामयाब रहा, और जब मैंने उन बालों को उस मिट्टी में डाला तो कल की ही तरह आज भी किसी की चीख सुनाई पड़ी। पर इस बार भी मैंने उस चीख पर ध्यान नहीं दिया और फिर से हाईवे के किनारे पर जाकर बैठ गया। अब 2 दिन का काम खत्म हो चुका था और अब बस 5 दिन और बचे थे। इसी तरह अगले 3 दिन भी बड़े आराम से गुजर गए। अब महज 2 दिन की बात थी, और जब मैं 6वीं रात में उस कबीले में बाल काटने के लिए पहुंचा तो मैंने देखा कि आज कबीले के सारे लोग एक जगह पर जमा है। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो सारे के सारे बहुत ही ज्यादा गुस्से में हैं। तो मैंने कुछ देर तक वहीं दूर से उन सभी लोगों पर नजरें बनाए रखी और उनके वहां से जाने का इंतजार करने लगा। फिर जब कुछ देर बाद वो सारे वहां से चले गए तो मैं अंदर दाखिल हुआ और ढूंढने लगा एक सोता हुआ बच्चा, पर आज कोई ऐसा बच्चा दिखाई नहीं दे रहा था जिसके बाल काटे जा सकते थे। काफी मशक्कत करने के बाद एक बच्चा मिला, और जैसे मैंने उसके बालों को पकड़ा वैसे वो बच्चा जाग गया, और वो बच्चा जागते मेरे हाथों पर झपटा और अपने पैने दांत काट दिए। उस बच्चे ने मेरे हाथों को इतनी जोर से काटा कि मेरी चीख निकल गई। मैंने किसी तरह उस बच्चे से अपना हाथ छुड़ाया और वहां से सरपट भागा। अभी मैं वहां से भाग ही रहा था कि मुझे उन लोगों की आवाजें आने लगी जो शायद मेरी तरफ ही आ रहे थे। गनीमत थी कि मैंने उस बच्चे के बाल काट लिए थे। मैं उनसे छुपते छुपाते किसी तरह कब्रिस्तान पहुंचा और जल्दी से वो बाल उस मिट्टी में डालकर वहां से भागकर हाईवे पर चला आया। पर अब मुझे बहुत ही ज्यादा घबराहट होने लगी, और जब मैंने अपने हाथ की तरफ देखा तो मैंने पाया कि मेरा हाथ सूज गया है, साथ ही उसमें से खून बहे जा रहा था। उस बच्चे के दांत किसी नुकीले कील की तरह थे, जिसके चलते मेरे हाथ की ये दुर्गति हो गई। जहां अब मुझे डर लगने लगा था तो वहीं दूसरी ओर मेरे हाथ के दर्द ने मुझे बेचैन किए हुए था। रात भर मैं दर्द से छटपटाता रहा, और जब दर्द कुछ कम हुआ तो मैं गहरी नींद में सो गया, और फिर सूरज ढलने के बाद ही मेरी आंखें खुली। आज की रात आखिरी रात थी, तो इसके बाद मैं अपने घर जा सकता था, पर मेरा हाथ अब बहुत ही ज्यादा ही सूज गया था, जिसके कारण मुझे अभी भी दर्द हो रहा था।
कर मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया और फिर से उस कबीले में पहुंचा जहां आज गहरी खामोशी पसरी हुई थी। आज पिछली रात की तरह कोई गहमा गहमी नहीं थी। मुझे लगा कि आज कोई दिक्कत नहीं होगी और यही सोचकर अब मैं आगे बढ़ा तो अकेले सो रहे बच्चे पर मेरी नजर पड़ी और मैंने चुपके से उसके बाल काट लिए और जैसे ही वहां से भागा तो वैसे उस कबीले वालों ने मुझे घेर लिया। पता नहीं अचानक से वो सारे कहां से आ धमके। मैं किसी तरह वहां से गिरता बजरता भागा और जब मैं कब्रिस्तान में पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरे हाथ में बाल है ही नहीं। शायद अफरा तफरी में मेरे से वो बाल कहीं पर गिर गए थे। उस वक्त मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए कि तभी एकदम से मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मेरे शरीर के अंदर घुस गया है। अचानक मुझे बहुत ही भारीपन लगने लगा और फिर अचानक से पता नहीं मुझे क्या हुआ कि मैं वो जमीन अपने हाथों से खोदने लगा। मैं चाहकर भी अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। मैंने कुछ देर में जमीन खोदकर उस लाश को बाहर निकाल लिया जिसे मैंने वहां पर दफन किया था। जैसे ही मैंने उस लाश को बाहर निकाला वैसे मेरे अंदर से एक काला साया निकला और उस लाश में समा गया। उस लाश में काले साये के समाते ही उस लाश में जान आ गई और उस लाश ने अपनी आंख खोल दी। आंख के खुलते उस लाश ने मुझे मेरी गर्दन से पकड़कर ऊपर हवा में उठा दिया। मैं उसके हाथों में फड़फड़ाने लगा और मेरा दम घुटे जा रहा था। बस कुछ ही देर में मैं मरने ही वाला था कि तभी वो कबीले वाले वहां पर आ गए। उन कबीले वालों को देखकर वो लाश जो अब जिंदा हो चुकी थी मुझे वहीं पर पटक कर वो लाश वहां से भागने लगी, पर उन कबीले वालों ने उस लाश को तुरंत ही पकड़ लिया और उस लाश के हाथ पैर तोड़कर अलग कर दिए। अभी वो कबीले वाले अपना गुस्सा उस लाश पर उतार ही रहे थे कि इसी बीच में वहां से निकल गया। दोस्तों, उस कब्रिस्तान में मेरी जान जाते जाते बची। खैर उसके बाद फिर कुछ बुरा नहीं हुआ, बस मेरे हाथ का इलाज नहीं हो पाया। आज भी मेरा हाथ वैसे ही सूजा हुआ है और दर्द करता रहता है। पता नहीं वो आदमी क्यों अपने मरे हुए बेटे को जिंदा करवाना चाहता था और वो कबीले वाले कौन थे जिनके बच्चों के बाल मुझे काटकर उस मिट्टी में डालने पड़ते थे जहां उस आदमी के बच्चे की लाश दफन थी। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।